नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिजिटल प्लेटफॉर्म अभिज्ञान कोचिंग रतनगढ़ में। हम हिंदी व्याकरण पढ़ रहे थे और हिंदी व्याकरण में हमारा टॉपिक शब्द विचार चल रहा था। शब्द विचार में हमने 4 चीज पढ़ ली थी: संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया। और 4 नंबर वाली हमारी जो चीज है वो है क्रिया। तो आज हम क्रिया पढ़ेंगे और विस्तारित रूप से पढ़ेंगे। और आप सभी दोस्तों से मेरा आग्रह है कि हिंदी व्याकरण आप अभिज्ञान कोचिंग रतनगढ़ पर ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को भेजकर इस अभिज्ञान कोचिंग रतनगढ़ चैनल को सब्सक्राइबर करें, अपने दोस्तों को भेजें। और राजस्थान में जो जितनी भी भर्ती आ रही है हिंदी व्याकरण से संबंधित, जैसे एसआई है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड हिंदी, उनमें आपको अधिक लाभदायक होगी। और हमारा मोबाइल ऐप भी है अभिज्ञान कोचिंग रतनगढ़ नाम से, जिस पर हमारी ऑनलाइन कक्षाएं संचालित की जा रही हैं। तो ऑनलाइन कक्षाएं ऐप डाउनलोड करके आप कम से कम शुल्क पर ले सकते हैं। आइए चलते हैं शब्द विचार की ओर और आज पढ़ेंगे क्रिया। क्रिया क्रिया किसे कहते हैं? वाक्य में क्रिया कहां प्रयुक्त होती है? क्रिया जब किसी वाक्य में किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे हम क्रिया कहते हैं। आइए लिखते हैं, हम क्रिया की परिभाषा लिखते हैं। जब किसी वाक्य में किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे क्रियावाचक शब्द कहते हैं। क्रिया की परिभाषा हमने क्या लिखा? जब किसी वाक्य में किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे क्रियावाचक शब्द कहते हैं। जैसे वह पुस्तक पढ़ता है, उसने कविता लिखी। तो वह पुस्तक पढ़ता है। अब वाक्य में किसी कार्य का करना या होना पाया जाना क्रिया है, तो वाक्य में पढ़ना, लिखना ये क्रियावाचक शब्द है। तो हम मानेंगे कि जब किसी वाक्य में किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे हम क्रियावाचक शब्द कहेंगे। तो वह पुस्तक पढ़ता है, इसमें पढ़ना क्रिया है। उसने कविता लिखी, उसमें कविता लिखी, तो इसमें लिखना क्रिया है। एक और देखो, मोहन खेलता है। तो यहां इस वाक्य में खेलना क्रिया है। तो इस तरह से हम पहचान कर सकते हैं वाक्य में
कि जब किसी वाक्य में किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे हम क्रियावाचक शब्द कहेंगे। अब क्रिया की रचना कैसे होती है, क्रिया को हम कैसे पहचानेंगे? तो क्रिया की रचना, क्रिया की रचना या धातु रूप, धातु रूप। अब क्रिया की रचना कैसे होती है या धातु रूप? क्रिया की जो रचना है वो किसी न किसी धातु से होती है। और हम धातु को कैसे पहचानें? धातु को पहचानने के लिए हम किसी वाक्य में कर्ता के स्थान पर है वो तू का प्रयोग कर देंगे और पूरे वाक्य को आज्ञार्थक बना देंगे। अंत में जो रूप लिखा मिलेगा वही धातु रूप माना जाएगा और उस धातु रूप के हम ना शब्द जोड़ देंगे तो वह क्रियावाचक शब्द बन जाता है। ठीक है, तो क्रिया की रचना या धातु रूप कैसे होगा? क्रिया की रचना, क्रिया की रचना, रचना, रचना किसी ने किसी धातु से होती है। क्रिया की रचना किसी न किसी धातु से होती है, किसी न किसी धातु से होती है। वाक्य में, वाक्य में, वाक्य में धातु को, धातु को पहचानने, वाक्य में धातु को पहचानने के लिए 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 कर्ता के स्थान पर, कर्ता के स्थान पर तू शब्द का, तू शब्द का प्रयोग कर, प्रयोग कर कर पूरे वाक्य को, पूरे वाक्य को आज्ञार्थक बना, आज्ञार्थक बना देना, देना चाहिए। अंत में जो शब्द मिलेगा, मिलेगा वह धातु रूप, धातु रूप माना, धातु रूप माना जाएगा, धातु रूप माना जाएगा। उस धातु के, धातु के ना जोड़कर, ना जोड़कर क्रिया रूप बनाया जा सकता है। क्रिया रूप, रूप बनाया जा सकता है, क्रिया रूप बनाया जा सकता है। क्या लिखा हमने? क्रिया की रचना या धातु रूप। क्रिया की रचना किसी न किसी धातु से होती है। वाक्य में धातु को पहचानने के लिए कर्ता के स्थान पर तू शब्द का प्रयोग कर पूरे वाक्य को आज्ञार्थक बना देना चाहिए। अंत में जो रूप मिलेगा,
अंत में जो शब्द मिलेगा वह धातु रूप माना जाएगा। उस धातु के ना शब्द जोड़कर क्रिया रूप बनाया जा सकता है। कैसे? जैसे 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 वाक्य लिखा था हमने, उसने कविता लिखी। उसने कविता लिखी, तो उस वाक्य को हम ऐसे लिख देंगे, आज्ञार्थक बना देंगे, तू कविता लिख। तो इसमें कौन सी धातु होगी? लिख धातु है। धातु कौन सी है? तो इसमें लिख धातु है, और लिख धातु से लिखना क्रिया हो गई। लिखना क्या हो गई? लिखना है, वो क्रिया मानी जाएगी। आगे दूसरा वाक्य देखिए, तू क्रिकेट खेल। क्रिकेट खेल, तो इसमें खेल धातु है। धातु कौन सी है? खेल। खेल धातु है, और खेलना इसमें क्रिया है। खेलना क्या है? क्रिया है। तो इस प्रकार हम वाक्य में धातु को पहचानने के लिए कर्ता के स्थान पर है वो तू शब्द का प्रयोग कर देंगे, और पूरे वाक्य को हम आज्ञार्थक बना देंगे, और अंत में जो शब्द मिलेगा वह धातु रूप माना जाएगा, और उस धातु रूप के हम ना शब्द जोड़ देंगे तो क्रिया रूप माना जाएगा। तो ये तो हो गया हमें वाक्य में धातु को पहचानने या क्रिया को पहचानने का तरीका। अब पढ़ेंगे क्रिया की वर्गीकरण। क्रिया का वर्गीकरण। क्रिया का वर्गीकरण। वर्गीकरण। क्रिया का जो वर्गीकरण है वो 3 आधारों पर किया गया है। 3 आधारों पर क्रिया का वर्गीकरण है वो 3 आधारों पर किया गया है। क्रिया का वर्गीकरण है वो 3 आधारों पर किया गया है। कितने आधारों पर? 3। 3 पर कौन से है? पहला है कर्म के आधार पर। कर्म के आधार पर क्रिया का वर्गीकरण। दूसरा है काल के आधार पर। काल के आधार पर। और तीसरा है प्रयोग या रचना के आधार पर। प्रयोग या रचना के आधार पर। तो क्रिया का वर्गीकरण है वो 3 आधारों पर किया गया है। कर्म के आधार पर, काल के आधार पर, प्रयोग या रचना के आधार पर। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम कर्म के आधार पर। पहला है कर्म के आधार पर। कर्म के आधार पर। कर्म के आधार पर। और कर्म के आधार पर क्रिया के है 2 भेद होते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के है वो 2 भेद होते हैं। कर्म के आधार पर कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। कर्म किसे कहते हैं? कर्म जब वाक्य में हमें पता चले कि कर्ता है किस कार्य के प्रति या किस कर्म के प्रति है वो कार्यरत है, किस कर्म में अपनी इच्छा जाहिर करता है, वह वाक्य में कर्म होता है। और कर्म के आधार पर वाक्य है क्रिया है वो 2 भेद होते हैं। 2 कौन कौन से? पहला है अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया एक भेद है अकर्मक क्रिया, और दूसरा भेद है सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं, अकर्मक और सकर्मक। अकर्मक क्रिया कौन से वाक्य में होती है?
जब किसी वाक्य में कर्म का प्रयोग किए बिना ही वाक्य का भाव स्पष्ट हो जाता है, वहां अकर्मक क्रिया होती है। अर्थात कर्म का प्रभाव है वो कर्ता पर पड़ता है, तो उस वाक्य में अकर्मक क्रिया होती है। सकर्मक में कौन सा होता है कि जब किसी वाक्य में कर्म का प्रयोग किए बिना वाक्य का जो भाव है वो स्पष्ट नहीं हो पाता, उस वाक्य में सकर्मक क्रिया मानी जाती है। अर्थात सकर्मक में कर्म का प्रयोग है वो आवश्यक माना जाता है। अब एक पहचान करने का भी तरीका है इसमें कि हम अकर्मक और सकर्मक की पहचान कैसे करें, तो वो भी देखते हैं। पहले लिखते हैं अकर्मक क्रिया। जब किसी वाक्य में वाक्य में बिना कर्म के वाक्य का भाव स्पष्ट हो जाता है, वाक्य का भाव स्पष्ट हो जाता है, उस वाक्य में अकर्मक क्रिया होती है। अकर्मक क्रिया होती है। कर्म का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है। कर्म का प्रभाव कहां पर पड़ता है? कर्ता पर पड़ता है। सकर्मक क्रिया जब किसी वाक्य में कर्म का प्रयोग किए बिना वाक्य का भाव स्पष्ट नहीं हो पाता है, होता है उसमें सकर्मक क्रिया होती है। उसमें कौन सी क्रिया होती है? सकर्मक क्रिया होती है। यानी अकर्मक और सकर्मक कौन सी क्रिया होती है कि जब किसी वाक्य में बिना कर्म के वाक्य का भाव स्पष्ट हो जाता है, उस वाक्य में अकर्मक क्रिया होती है। कर्म का प्रभाव है वो कर्ता पर पड़ता है। ठीक है। दूसरा है सकर्मक क्रिया। जब किसी वाक्य में कर्म का प्रयोग किए बिना वाक्य का भाव स्पष्ट नहीं हो पाता, उसमें सकर्मक क्रिया होती है। अब अकर्मक और सकर्मक की पहचान करने का तरीका। अकर्मक व सकर्मक क्रिया की पहचान करने का तरीका। पहचान कैसे करेंगे वाक्य में अकर्मक और सकर्मक? पहचान करने का तरीका क्या है? पहचान करने का तरीका, पहचान के लिए क्रिया रूप से
रूप से पहले क्या शब्द मानकर मानकर प्रश्न करेंगे अगर प्रश्न का कोई काल्पनिक उत्तर मिलता है तो सक्रमक क्रिया मानी जाती है। अगर उत्तर नहीं मिलता है तो उस वाक्य में अक्रमक क्रिया मानी जाती है। अक्रमक क्रिया मानी जाती है। उस वाक्य में क्या मानी जाती है? अक्रमक क्रिया मानी जाती है। अक्रमक व सक्रमक क्रिया की पहचान करने का तरीका। पहचान के लिए क्रिया रूप से पहले क्या शब्द मानकर प्रश्न करेंगे। अगर प्रश्न का कोई उत्तर मिलता है, काल्पनिक उत्तर मिलता है, तो वहां सक्रमक क्रिया मानी जाती है। अगर उत्तर नहीं मिलता है तो उस वाक्य में अक्रमक क्रिया मानी जाएगी। जैसे वाक्य है, मोहन क्रिकेट खेलता है। मोहन क्रिकेट खेलता है। बालिका हंसती है। पहला वाक्य, मोहन क्रिकेट खेलता है। तो मोहन क्या खेलता है? क्रिकेट खेलता है, फुटबॉल खेलता है। क्या का हमें काल्पनिक उत्तर मिल जाता है तो उसमें है सक्रमक क्रिया। क्या है? सक्रमक क्रिया। बालिका हंसती है। बालिका क्या हंसती है? क्या हंसती है? तो क्या का हमें काल्पनिक कोई उत्तर नहीं मिलता है तो वहां पर अक्रमिक क्रिया मानी जाएगी। दूसरा यह है कि ये जो हंसना क्रिया है उसके साथ कर्म का प्रयोग नहीं किया गया है और कर्म का जो प्रभाव है वो कर्ता पर ही पड़ रहा है, तो किस पर? बालिका पर पड़ रहा है, तो यहां पर अक्रमक क्रिया मानी जाएगी। कौन सी क्रिया? अक्रमक क्रिया। तो इस तरह से हम वाक्य में अक्रमक और सक्रमक क्रिया की पहचान कर सकते हैं। आइए और देखते हैं उदाहरण। और तीसरा उदाहरण है, चिड़िया आसमान में उड़ती है। चिड़िया आसमान में उड़ती है। तो चिड़िया आसमान में क्या उड़ती है? तो क्या का हमें उत्तर नहीं मिल रहा है और यहाँ पे कर्म दिया हुआ ही नहीं है इसमें, तो उड़ना में है, इस वाक्य में है। तो कौन सी है? अक्रमक क्रिया। कौन सी क्रिया? अक्रमक क्रिया है। दूसरा है, बच्चा रोता है। तो इस वाक्य में रोना अक्रमक क्रिया है। क्या है? अक्रमक। रोना क्या है? अक्रमक क्रिया है। और देखो, बच्चा पढ़ता है। बच्चा क्या पढ़ता है? मैसेज पढ़ता है, कोई पुस्तक का नाम पढ़ता है। तो पढ़ना में है वो सक्रमक क्रिया है। क्या है? सक्रमक क्रिया है। तो
तो इस तरह से हम अकर्मक और सकर्मक की है वो पहचान कर सकते हैं। ठीक है। अब है जो सकर्मक क्रिया है वो दो प्रकार की होती है। सकर्मक क्रिया के दो उपभेद होते हैं। सकर्मक क्रिया के दो उपभेद होते हैं। कितने उपभेद? दो उपभेद होते हैं। दो कौन कौन से? एक कर्मक क्रिया, एक कर्मक क्रिया, और दूसरा है द्विक्रमक क्रिया। द्विक्रमक क्रिया, एक क्रमक क्रिया और द्विक्रमक क्रिया। एक क्रमक क्रिया कौन सी होती है? जहां एक ही क्रम दिया हो, जहां एक ही क्रम हो, जहां एक ही क्रम हो वहां पर द्विक्रमक, एक क्रमक क्रिया होती है, सॉरी। और क्या का ही उत्तर मिलता है, क्या का ही उत्तर मिलेगा, उत्तर मिलता है। क्या मिलेगा? केवल क्या का ही उत्तर मिलेगा। द्विक्रमक क्रिया कौन सी होती है? जहां जहां दो दो क्रम क्रम दिए हुए हो, जहां पर क्या है, दो दो क्रम दिए हुए हो, वहां द्विक्रमक क्रिया होती है। द्विक्रमक क्रिया है उसमें क्या व किसे या किसको, क्या, किसे व किसको, इन दोनों का उत्तर मिलेगा तो उस वाक्य में द्विक्रमक क्रिया मानी जाती है। जैसे 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 मोहन क्रिकेट खेलता है। मोहन क्रिकेट खेलता है। तो मोहन क्रिकेट खेलता है, एक ही क्रम दिया हुआ है। मोहन क्या खेलता है? क्रिकेट खेलता है। इसमें जैसे द्विक्रमक क्रिया में वह हमें हिंदी पढ़ाते हैं। वह हमें हिंदी पढ़ाते हैं। वह हमें क्या पढ़ाते हैं? वह हमें क्या पढ़ाते हैं? हिंदी पढ़ाते हैं। किसे पढ़ाते हैं? हमें पढ़ाते हैं। तो क्या एवं किसको, इन दोनों का उत्तर मिलता है तो इसमें, उस वाक्य में है द्विक्रमक क्रिया होती है। क्या होती है? द्विक्रमक क्रिया। और जहां एक ही क्रम लिखा हो उस वाक्य में एक क्रमक क्रिया मानी जाती है। आइए और देखते हैं वाक्य, दूसरा वाक्य देखते हैं। राम श्याम को पत्र लिखता है। राम श्याम को पत्र लिखता है। राम श्याम को क्या लिखता है? पत्र लिखता है। किसे लिखता है? श्याम को लिखता है। तो क्या एवं किसे, इन दोनों का हमें उत्तर मिलता है तो वहां हमें द्विक्रमक क्रिया मानी जाती है। ठीक है। एक वाक्य और देखिए। राजा भिखारी को धन देता है। राजा भिखारी को धन देता है। तो राजा भिखारी को धन देता है। क्या देता है? धन देता है। तो काल्पनिक उत्तर कोई भी आ सकता है। धन देता है, भोजन देता है, कोई भी काल्पनिक उत्तर देता है। तो धन में एक क्रम यह है, किसे देता है? भिखारी को देता है। क्या एवं किसे, इन दोनों का उत्तर मिल गया तो वहां पर द्विक्रमक क्रिया मानी जाती है।
लेकिन एक ऐसा भी नियम है कि अगर किसी वाक्य में देना क्रिया का प्रयोग हो, देना क्रिया का प्रयोग हो और देने में दान या प्रसन्नता की भावना हो, प्रसन्नता की भावना हो तो उस वाक्य में एक क्रमक क्रिया होगी, एक क्रमक क्रिया होगी। क्या होगी? एक क्रमक क्रिया होगी। यानी अगर किसी वाक्य में देना क्रिया का प्रयोग हो और देने में दान की या प्रसन्नता की भावना हो तो उस वाक्य में द्विक्रमक क्रिया नहीं, क्या होगी? एक क्रमक क्रिया मानी जाएगी। जैसे राजा भिखारी को धन देता है, तो राजा भिखारी को धन देना है वो एक दान की भावना है, प्रसन्नता की भावना है। इसी कारण कर्म तो इसमें दो है, लेकिन इस वाक्य में एक क्रमक क्रिया ही मानी जाती है। तो इस प्रकार हमने आज क्रिया पढ़ा कि क्रिया किसे कहते हैं। तो क्रिया वाक्य में प्रयुक्त किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है, उसे हम क्रियावाचक शब्द कहते हैं। और क्रिया की पहचान कैसे होती है? तो क्रिया की रचना किसी धातु से होती है और धातु को पहचानने के लिए हम कर्ता के स्थान पर है वो तू शब्द का प्रयोग करके पूरे वाक्य को हम आज्ञार्थक बना देंगे और अंत में जो शब्द मिलेगा वह क्रिया रूप माना जाता है। और क्रिया का वर्गीकरण है वो तीन आधारों पर किया गया है, क्रम के आधार पर, काल के आधार पर, प्रयोग या रचना के आधार पर। तो क्रम के आधार पर हमने पढ़ा और क्रम के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, अक्रमक क्रिया और सक्रमक क्रिया। जब किसी वाक्य में बिना क्रम के ही प्रयोग कर दिया जाता है तो उस वाक्य में अक्रमक क्रिया होती है, और सक्रमक क्रिया जब किसी वाक्य में क्रम का प्रयोग किए बिना वाक्य का जो भाव है वो स्पष्ट नहीं हो पाता, उसे हम सक्रमक क्रिया कहते हैं। और वाक्य में अक्रमक और सक्रमक को कैसे पहचाने? तो पहचानने के लिए हम क्रिया रूप से पहले क्या शब्द मानकर प्रश्न करेंगे, क्या का कोई काल्पनिक उत्तर मिल जाता है तो सक्रमक क्रिया, और क्या का कोई उत्तर नहीं मिलता है तो हम उस वाक्य में अक्रमक क्रिया मानी जाती है। जैसे मोहन क्रिकेट खेलता है, मोहन क्या खेलता है, क्या का हमें कोई काल्पनिक उत्तर मिलेगा, क्रिकेट जरूरी नहीं है क्रिकेट खेलता है, फुटबॉल खेलता है, और भी गेम है, तो वहां पर सक्रमक क्रिया। बालिका हंसती है, बालिका क्या हंसती है, तो हंसना के साथ, हंसना क्रिया के साथ कोई काल्पनिक उत्तर नहीं मिलेगा तो वहां पर अक्रमक क्रिया मानी जाती है। और क्रम का जो प्रभाव है इसमें कर्ता पर पड़ रहा है। दूसरा है सक्रमक क्रिया के दो भेद होते हैं, एकक्रमक और द्विक्रमक। एकक्रमक क्रिया कौन सी होती है? जहां एक ही क्रम दिया हो, जिस वाक्य में एक ही क्रम दिया हुआ हो वहां पर एकक्रमक क्रिया होती है। पहचान के लिए यानी क्या का ही उत्तर मिलेगा वहां पर एकक्रमक क्रिया होती है। द्विक्रमक क्रिया कौन सी होती है? जहां पर दो दो क्रम दिए हुए हों, क्या एवं किसे या किसको, इन दोनों का उत्तर मिल जाता है तो उस वाक्य में द्विक्रमक क्रिया मानी जाती है। द्विक्रमक क्रिया जैसे राम श्याम को पत्र लिखता है, तो राम श्याम को पत्र लिखता है, पत्र एक क्रम तो पत्र है और दूसरा किसे यानी श्याम को पत्र लिखता है, तो दो दो क्रम दिए हुए है। दूसरा वाक्य है कि राजा भिखारी को धन देता है, राजा भिखारी को क्या देता है? धन देता है। किसे देता है? भिखारी को देता है। तो यहाँ पर क्रम तो दो है, लेकिन यहाँ पर दान या प्रसन्नता की भावना है, तो इस ऐसे वाक्यों में हम द्विक्रमक क्रिया नहीं मानकर एकक्रमक क्रिया ही माने जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने क्रम के आधार पर एकक्रमक और सक्रमक क्रिया के भेद पढ़ा। आशा करता हूं आपको समझ आया होगा और आप अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।